हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ ट्रिपल आर, जिसमें कि आज हम लोग करेंगे पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस पार्लियामेंट भी देखने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड सभी लोग पार्ट जितने भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी पार्ट 1 से लेकर 6 तक तो याद रहते हैं सभी को, लेकिन कुछ हैं इंपॉर्टेंट। जैसे पार्ट नंबर 9 है पंचायत है, 9A है म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका है ना, नगर पालिका को बुलाओ गड्ढा भराओ। पार्ट नंबर 9B की अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और जैसे फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 14 है तो यूपीएससी है। पार्ट नंबर 15 में बात करें इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक, जल्दी से बताइए ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस है ये किस पार्ट में दिया हुआ है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव हमने देखा था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, पीएम आता है, प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल आता है। तो प्रेसिडेंट देख लिए थे, वाइस प्रेसिडेंट मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था। तो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 74 से लेकर 78 के बीच में आता है। इसी में बीच में अटॉर्नी जनरल जी भी घुसे हुए हैं। ठीक है, तो 74 की अगर बात करें तो किसकी बात करता है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए, हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, जिसका मुखिया कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं डी फैक्टो हेड, रियल हेड। ठीक है, वहीं प्रेसिडेंट की जब बात करते हैं तो उसको डी ज्यूरे हेड या नॉमिनल हेड या टाइटुलर हेड बोलते हैं। याद रखना इसको, टाइटुलर हेड हो गया, टाइटुलर, नॉमिनल, डी ज्यूरे, ये सब कौन होता है? प्रेसिडेंट। डी फैक्टो एंड रियल होता है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। ठीक, 75 इसमें आपके 5 क्लॉजेज आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्लॉज ये बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दूसरा क्लॉज बोलता है, सॉरी पहला ही क्लॉज है ये जो ये बोलता है, मतलब इसी में ही एडेड है। 75 का क्लॉज 1 ही है, ये भी और ये भी पॉइंट। ठीक है, तो दी अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाई, यानी अदर मिनिस्टर को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह में करेगा। इसका दूसरा क्लॉज बोलता है ये लोग होल्ड करेंगे ऑफिस टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और आपको पता है राष्ट्रपति का मतलब प्लेजर क्या होता है, क्या प्लेजर देना होता है, वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। नहीं पता है तो आप सर्च कर लो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, परमार से शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोअर हाउस, जिसको कि हम हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। तो ये थर्ड क्लॉज है। क्लॉज बाई क्लॉज याद होना चाहिए। जैसे कल आर्टिकल 15, 16, 20, ये जैसे हमने देखा था 26, ये 4 आर्टिकल फंडामेंटल राइट में मैंने बताया था, क्लॉज बाई क्लॉज याद होने चाहिए। ऐसे 75 क्लॉज बाई क्लॉज, पहला क्लॉज, ठीक है, दूसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज, चौथा क्लॉज बोलता है बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स हिज ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस, शपथ दिलाएगा उसको या फिर उसके द्वारा कोई नियुक्त किया गया कोई बंदा होगा। पांचवा जो क्लॉज है आपका दैट टॉक्स अबाउट, ये आपके 3, ये 4 और ये पांचवा क्लॉज है, हु फॉर पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ईदर हाउस शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर। यानी कि अगर कोई 6 महीने तक लगातार मेंबर नहीं हो किसी भी हाउस का, लोकसभा राज्यसभा का, तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। यानी कि कोई भी मिनिस्टर बन सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर बने मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर अगर मेंबरशिप नहीं ली गई किसी हाउस की तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, मिनिस्टरशिप चली जाएगी। और आखिरी क्लॉज बोलता है कि इनकी जो सैलरी और अलावेंसेज है, ठीक है, जो भत्ता वगैरह मिलेगा वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। किनका? ये लोग खुद ही डिसाइड करेंगे एक तरह से, है ना, कि जो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनका कितना होगा अलावेंस, ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। क्लियर? ये 75 का जो क्लॉज नंबर 1 है उसमें 2 सब क्लॉज ऐड किए गए। ये क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, ये क्लॉज 1 सब क्लॉज बी है। ये बोलता है कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मंत्रिपरिषद हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? तो 15% ऑफ द लोअर हाउस, यानी लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा है। तो लोकसभा का 15%, इससे ज़्यादा मेंबर्स, इससे ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक, ऐसे सेम गोज विद जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसमें भी 15% से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। वहाँ पर 15% किसका? वहाँ पे लोअर हाउस क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिएगा आप कि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में अलग से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ आपको क्या कर देना होता है, 89 ऐड कर देना होता है। अभी 74 में 89 ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 163। तो 163 बस वहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो जाएगा और पीएम की जगह सीएम हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री की जगह चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, ख़त्म। और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जो क्लॉज बी है वो बोलता है कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है ऑन दी ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ही डिफेक्शन होगा। ठीक है, और ना डेफिकेशन भी मत कर देना इसको। ठीक है, तो ये डिफेक्शन है। शैल ऑल्सो भी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। तो अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में अगर डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो मिनिस्टरशिप से भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और डिफेक्शन क्या होता है? डिफेक्शन होता है कि मतलब इन जनरल मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई पार्टी एक दूसरी, मतलब चलो जनरल वालन छोड़ो, ठीक है, यहाँ पे हम
जनरल थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, अभी आर्टिकल आएगा तो वहाँ बताऊंगा मैं स्पेसिफिक होकर, ठीक है। 75 देख लिया, अभी 76 आते हैं। ये एजी की बात करता है, अटॉर्नी जनरल, जिसको मान्यवादी बोलते हैं। इसमें भी 4 क्लॉजेज हैं, क्लॉज बाई क्लॉज याद रखना। पहला अपॉइंटमेंट की बात करता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, एंड ही शैल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्लियर है। अपॉइंटमेंट हो गया। देन दूसरे क्लॉज में ये है, इसकी ड्यूटी लिखी हुई है। ड्यूटी क्या है कि गवर्नमेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करना है। किस गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करना है। तीसरा क्लॉज क्या है? तीसरा इसका क्लॉज बोलता है कि ही हैज़ राइट टू ऑडियंस, ठीक है। ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स, राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स थ्रू द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। और चौथा बोलता है ही शैल सर्व टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को जब प्लेजर देता रहेगा जब तक, तब तक ये जो है सर्व करता रहेगा, अपनी गद्दी पे बैठा रहेगा। और प्रेसिडेंट जब चाहे इसको हटा सकता है और रिटायरमेंट के बाद ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह अगर मैं एडवोकेट जनरल की बात कर लूँ तो एडवोकेट जनरल के लिए आप क्या करेंगे, 89 ऐड करेंगे और 165 आपको मिल जाएगा जो एडवोकेट जनरल की बात करेगा, ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए कुछ सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होते हैं, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। 77 पे आते हैं। हाँ, 77 सिर्फ इतना याद करना है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके नाम पे होगा? ये राष्ट्रपति के नाम पे होगा। बस ये राम गाथा आपको नहीं याद करनी है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस किसके नाम पे होगा? प्रेसिडेंट, खत्म। 78 ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्या ड्यूटी है? प्रधानमंत्री जो होता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एज अ लिंकेज ऐड करता है, यानी इसीलिए इसको बोला था नेहरू जी ने लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट। इसको किसको? प्रधानमंत्री को लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट बोला था, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच पे एज अ लिंकेज ऐड करता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो हर इन्फॉर्मेशन को फर्निश करना होता है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। उदाहरण के तौर पर अगर ऐसे किसी एक मिनिस्टर ने किसी चीज़ पर डिसीजन लिया और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को नहीं पता है, तो प्रेसिडेंट बोलेगा भाई क्यों नहीं पता है, पूछेगा प्राइम मिनिस्टर से। तो ये है, ठीक है। 78 तक खत्म हो गया सब कुछ। अब आ जाए 79 से। 79 से क्या शुरू होता है? 79 से शुरू होता है पार्ट नंबर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्लियामेंट की बात करता है। पार्ट बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर, क्योंकि सर पार्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, ठीक है। पार्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, पार्ट नंबर 5 है। अब पार्ट 5 में 5 चैप्टर थे, 5 चैप्टर थे। चैप्टर 1 में यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, चैप्टर 2 में पार्लियामेंट होगा, चैप्टर 3 में ऑर्डिनेंस होगा, चैप्टर 4 में क्या पढ़े थे? सुप्रीम कोर्ट पढ़ चुके हैं, और चैप्टर 5 में क्या पढ़ेंगे? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये हम पार्ट 5 के सेकंड चैप्टर में आ चुके हैं, जो कि 79 नंबर आर्टिकल से शुरू हो रहा है। और एक किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट हमारी वो किस तरह से, उसका क्या कॉम्पोजिशन होगा और वो सारी चीज़ें। तो पार्लियामेंट कुछ इस तरह से होगा कि उसमें 2 हाउसेज होंगे और टॉप पे बैठेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट होगा आपका, ठीक है। और मतलब इस तरह कोई डायग्राम हम समझने के लिए बनाते हैं, ऐसा कहीं डायग्राम है नहीं, ठीक है। लोकसभा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है, ठीक है। सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और राष्ट्रपति जो होता है इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के। और अगर राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा जो होता है इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा को अगर हम बात करें तो अपर हाउस बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इसको हम, और परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन 79 में सिर्फ कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़ें अभी। और इसकी पहली सिटिंग ध्यान रखना, लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग 17 अप्रैल 1952 और राज्यसभा की फर्स्ट सिटिंग जो हुई थी वो 13 मई ऑफ 1952। ये डेट्स ध्यान रखेंगे। इसमें भी आप ये ध्यान रखना, ठीक है, सिटिंग तो 13 मई को ही हुई थी, ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 17 अप्रैल को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, लेकिन फर्स्ट सिटिंग हुई थी 13 मई 1952। 13 मई 1952 ही याद करिएगा, लोकसभा का भी राज्यसभा का भी। कॉन्स्टिट्यूट वैसे पूछता है नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर मान लो कि 13 मई ऑप्शन में ना हो 1952, ठीक है, लोकसभा पूछे तो 17 अप्रैल होगा, फिर वही टिक करना, लेकिन 13 मई ही आपको मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं और जरा कमेंट बताओ, कल पढ़ाया था सुप्रीम कोर्ट की पहली सिटिंग कब हुई थी, तो 80 पे आते हैं। अब देखो 79 में देखा पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। अब राज्यसभा से शुरू करते हैं क्योंकि अपर हाउस है ना, तो पहले इज्जत देते हुए राज्यसभा से शुरू करेंगे। 80 में कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, इसी को राज्यसभा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि राज्यसभा में लोग कहाँ से आते हैं? राज्यसभा में लोग आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से। लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ होती है? स्टेट्स में होती हैं, तो वहाँ से लोग इलेक्ट करके इनको भेजते हैं। किस तरह से इलेक्शन होता है? इनका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। अच्छा, लगे हाथ ही मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो हमारा स्टेट होता है ना, स्टेट, तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है लोअर हाउस, ठीक है, यहाँ पर ढंग से ही बना लेते हैं। तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और ऊपर गवर्नर होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो हमारे हर राज्य में है,
28 राज्य हैं 2800 में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 यूटीज़ हैं। उन 8 यूटीज़ में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर अभी करंट में लेजिस्लेटिव एग्जिस्ट कर रही है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ओनली, ठीक है, ओनली इन 6 स्टेट्स, सिर्फ 6 राज्यों में। वो 6 राज्य कौन से हैं आपके? कबूतम, ठीक है, कबूतम, कर्नाटक, आंध्रा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो इन 6 राज्यों में है, और ये जो 6 राज्य हैं इनको हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हाउसेज हैं। बाकी जितने 22 राज्य हैं वो सब यूनी कैमरल लेजिस्लेचर होंगे। किसी यूटी में आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना, एबॉलिश करना, ये जो सारा पावर होता है ये देश की पार्लियामेंट के पास होता है, और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पार्लियामेंट सिर्फ हमें सिंपल मेजोरिटी से ये करके दे देती है। इसके लिए वो राज्य जो बोल रहा है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल दे दो या हटा दो, वो अपनी विधानसभा में, अपनी लेजिस्लेटिव में इस बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगा, लेकिन पार्लियामेंट को सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता है। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल की चर्चा हुई तो इसकी कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई अभी 169 में क्रिएशन और अबॉलिश जो होती है, 171 में दिया हुआ है इसका कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कॉम्पोजिशन कैसा होता है? तो ऐसे हमने याद किया, तो 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और रिमेनिंग कितने हो गए? 1/6। तो 1/3 कौन भेजता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग चुन के भेजते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बाकी ये लोकल बॉडीज़ जो होती हैं, जैसे हमारी नगर पालिका है ना, नगर पालिका को बुलाओ, गड्ढा भरवाओ। लोकल म्यूनिसिपैलिटी जो हमारा लोकल बॉडीज़, ठीक है, नॉट लोकल म्यूनिसिपैलिटी, लोकल बॉडीज़ लाइक म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, वो लोग चुन के भेजते हैं। ये ग्रेजुएट्स ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स भेजते हैं, ठीक है। 1/12 ये अगेन ये ग्रेजुएट्स बोलो, अगेन ये जो हमारे टीचर्स होते हैं ये भी भेजते हैं, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल से ऊपर के होने चाहिए। और बाकी के 1/6 ये नॉमिनेटेड होते हैं बाय गवर्नर इनको नॉमिनेट करता है, नामित करता है। किस फील्ड में करता है? लिसास प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि यानी 5/6 जोड़ोगे, 5/6 निकल के आएगा, इलेक्टेड है, और बाकी के 1/6 नामित है गवर्नर के द्वारा, ठीक है। जैसे कि राज्यसभा में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, 250 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। और इनमें 250 मेंबर में ध्यान ये रखना है अपन को, 250 में 238 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड। 12 नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट, लिसास में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस में, ठीक, क्लियर हो गया। 81 पे आते हैं। ये कॉम्पोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल लोकसभा की बात करता है। मैक्सिमम 550 यानी 550 मेंबर हो सकते हैं। 530 आपके इलेक्ट हो जाएंगे स्टेट से, 20 मैक्सिमम यूटी से। डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुनाव होता है, जैसे अब 18th लोकसभा के लिए हुआ था। 82 में आने, ठीक है, 82 में आएंगे अभी। 82 में अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है रीएडजस्टमेंट आफ्टर रीसेंसस, यानी कि ये बात करता है इंडायरेक्टली डिलिमिटेशन कमीशन के एस्टैब्लिशमेंट की। इसको बोलते हैं परिसीमन आयोग। ये क्या करता है? पूरे इंडिया को जितनी भी टेरिटरी है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटता है, सो दैट उस हिसाब से इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, है ना, एक कैंडिडेट सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो इसलिए होता है ये। पहला 1952 में एक कमीशन बिठाया गया था, हर एक सेंसस के बाद ये बिठाया जाता है, ठीक है। 1952 में बिठाया गया था, यानी कि अभी तक अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, अभी तक 4 बार इसको बिठाया गया है डिलिमिटेशन कमीशन को, जिसको आप इस तरह से याद कर लो। देखो 1952 पहली बार, 62, 72 और 2002, ठीक है। ऐसे करके इस साल एक्ट पास हुआ था, डिलिमिटेशन एक्ट, क्लियर हो गया, ठीक है। और अभी इसको फ्रीज किया जा चुका है 2026 तक थ्रू 84th अमेंडमेंट, ठीक है। इसको एक्चुअल में 84th अमेंडमेंट इसको फ्रीज किया था, ठीक है। एंड इसको 87th एक्ट ने 2001 के बेसिस पे सेंसस करने को बोला था। घुमा फिरा के आप 4 मतलब 2 चीज़ें याद रखो, 4 बार हुआ था, कब कब हुआ था देख लिया, और कब तक के लिए फ्रीज है 2026 तक। किस अमेंडमेंट से? 84th, 87th वाला अमेंडमेंट आप वाला चीज़ भूल जाओ, ठीक है। अगर आपको पता है तो ठीक है, समझ जाएंगे आप, नहीं तो उसको छोड़ दो फिर। 83 पे आते हैं, ड्यूरेशन दिया हुआ है हाउसेस का। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का ड्यूरेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। तो फिर 6 साल हमने तो पढ़ा था, 6 साल मेंबर्स का टेन्योर होता है, क्योंकि इसके 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं, तो मेंबर्स का टेन्योर 6 साल हो गया। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस, तो इसका कोई डिसोल्यूशन नहीं होता है, ठीक। और जो लोकसभा होता है दैट इज़ हाउस ऑफ पीपल, हर 5 साल में, मैक्सिमम 5 साल में डिसॉल्व हो जाता है। सिर्फ एक्सटेंड हो सकता है तो सिर्फ इमरजेंसी, अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो अंडर आर्टिकल नंबर 352। इमरजेंसी किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है आप कमेंट में बताएंगे। तो अगर इमरजेंसी लगी है, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था इमरजेंसी के केस में किन फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, तो 20 और 21 को कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और आर्म रेबेलियन के केस में 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट हमें मिले हुए हैं सामरो, वो सस्पेंड नहीं किया जा सकते हैं। तो 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो 1 साल के लिए मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है टेन्योर, नहीं तो मैक्सिमम 5 साल का होता है, हाउस का भी और मेंबर्स का भी, ठीक।
मिनिमम तो कोई लिमिट नहीं है, 13 दिन में भी सरकारें गिरी हैं। 84 पे आते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो क्वालिफिकेशन क्या है, लोकसभा को चुनाव लड़ना है, देखो भारत के नागरिक तो होने चाहिए, अगर लोकसभा को चुनाव लड़ना है तो 25 साल मिनिमम एज, और अगर राज्यसभा का लड़ना है तो 30 साल मिनिमम एज चाहिए, ठीक है। 85 में अगर बात करें, सेशन ऑफ पार्लियामेंट है कि पार्लियामेंट में मैक्सिमम 3 सेशन हो सकते हैं, ठीक है, साल में। कौन कौन से, बजट सत्र, ठीक है, और बजट सत्र, ठीक है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सेशन जो आपका सबसे पहले होता है ईयर में, ठीक है, देन आपका मानसून सेशन आता है, देन विंटर सेशन आता है। तो ये मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो होने ही पड़ेंगे। तो जो मिनिमम 2 होने पड़ेंगे, यानी कि 2 सेशंस के बीच का जो गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जो गैप होता है 2 सेशन के बीच का, उसको हम रेसेस बोलते हैं, ठीक है। सेशन को समन करने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। और सेशन को प्रोरोग भी करता है कौन, प्रोरोग का मतलब होता है सत्रावसान करना, सेशन को ख़त्म कर देना, वो काम भी प्रेसिडेंट ही करता है। समन करेगा, बुलाएगा भी, और सत्रावसान भी वही करेगा, ठीक है। मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम, ठीक है, वैसा टाइप। लेकिन एडजर्नमेंट ध्यान रखना, एडजर्नमेंट की जब बात आती है ना, तो वो कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, हाउस का पीठासीन अधिकारी, लोकसभा के केस में वहाँ का स्पीकर, राज्यसभा के केस में वहाँ का चेयरमैन। लेकिन हाउस को डिसॉल्व भी कौन करेगा, डिसॉल्व भी प्रेसिडेंट, यानी समन प्रेसिडेंट, प्रोरोग प्रेसिडेंट और डिसॉल्व भी। लेकिन डिसॉल्व सिर्फ हमारा लोकसभा ही हो सकता है, राज्यसभा नहीं हो सकता। 86 राइट है प्रेसिडेंट का कि वो हाउस में अगर उसको कोई अपना संदेशा भिजवाना है तो संदेशा भिजवा सकता है। और 87 में स्पेशल संदेशा है, यानी स्पेशल एड्रेस है। हाउस का हर जो पहला सेशन होता है, ठीक है, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल का पहला सेशन और हर आम चुनाव के बाद, जैसे अभी आम चुनाव हुए थे 18वें लोकसभा के चुनाव, तो उसके बाद जो पहला सेशन होता है तो उनको लोकसभा और राज्यसभा को मिल के ज्वाइंटली उनको संबोधन करता है प्रेसिडेंट, और इसको पास करवाना होता है गवर्नमेंट को, इसको मोशन ऑफ थैंक्स बोला जाता है, ठीक है। और अगर पास नहीं हो पाया तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास नंबर नहीं है। 88 में क्या दिया हुआ है, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल दिया हुआ है। इनके क्या अधिकार हैं कि ये किसी भी हाउस में बोल सकते हैं, लोकसभा में बोल सकते हैं, राज्यसभा में बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वोट उसी हाउस में कर सकते हैं जिसके वो मेंबर हैं। अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ये भी लोकसभा में भी राज्यसभा में बोल सकता है, लेकिन क्योंकि किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो किसी भी हाउस में वोटिंग नहीं कर सकता है। बोल आप कहीं भी सकते हो, ठीक। अब इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ स्टेट में, हमारे पास जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके पास क्या राइट है, तो कुछ नहीं करना, आपको 89 ऐड कर देना है। 9, 8, 17, 8, 16, 17 आर्टिकल नंबर 177 में ये बात करेगा राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल की। कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में, स्टेट के लेजिस्लेचर में। 122, चलो 122 देख लें क्या, चलो देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि कोर्ट जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में। और आर्टिकल नंबर 121 में क्या लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट इंक्वायरी नहीं करेगा, यहाँ लिखा है कोर्ट फालतू में दखलंदाजी ना करें पार्लियामेंट के मैटर में। और 121 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट दखलंदाजी ना करे कोर्ट के मामले में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 120 में क्या लिखा हुआ है, 120 में लिखा हुआ है कि लैंग्वेज, जो बिजनेस धंधा चलेगा पार्लियामेंट का, वो किस लैंग्वेज में चलेगा, तो किस लैंग्वेज में चलेगा, ये लिखा था हिंदी, ठीक है, एंड इंग्लिश, ठीक है। और जो इंग्लिश वर्ड है इसको डिलीट करना था 15 साल बाद, लेकिन फर्दर एक्ट पास कर करके पार्लियामेंट उसको अभी चला रही है इंग्लिश को भी, ठीक है। तो ये 120 में लैंग्वेजेस लिखा हुआ। मैंने आपसे पूछा था हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, भाषा हैं, वो किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो पार्ट नंबर 17 में है, ध्यान रखना। इमरजेंसी अभी पूछा था थोड़ी देर पहले, वो 18 में है, ये 17 में है, 20 में अमेंडमेंट दिया हुआ है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। लेकिन अभी हमारे सारे आर्टिकल तो हुए नहीं, लेकिन यहाँ पर आई थिंक लगा नहीं, कोई नहीं, पढ़ लेंगे, ठीक है। 88 सह लेंगे, ठीक है। अब 89 से ध्यान रखना है, 89 से 89 से 89 से क्या है हमारे, ये जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स मतलब हाउस के मिनिस्टर्स, यानी कि लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनके बारे में प्रोविजंस हैं। और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, जिसके हम डीप में घुसने वाले नहीं हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं अपने से, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं घुसने वाला हूँ। बस ये ध्यान रखना कि 89 से हमारे इनके मिनिस्टर्स जो होते हैं उसके वो शुरू होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपके 89 से लेके आपका 98 तक जाते हैं, ठीक है। 98 में सेक्रेटेरिएट, 97 तक तो आपके जाएंगे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और 98 में सेक्रेटेरिएट है। 99 में क्या है, ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर, ठीक है। ओथ और एफर्मेशन, शपथ कौन दिलाएगा इनको, ये लिखा हुआ है, ठीक है। देन
थोड़ा सा जूम करते हैं। देन आर्टिकल नंबर 100 में क्या लिखा हुआ है, इसमें कोरम लिखा हुआ है। कोरम मतलब कि गणपूर्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो मिनिमम 10% और 1/10 ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं सेशन की प्रोसीडिंग को कैरी ऑन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो प्रोसीड नहीं है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, जैसे कि 550 है मैक्सिमम, ठीक है, तो इसका 10% 55 होगा। 55 मेंबर नहीं है तो फिर तो इस केस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, फॉर एग्जांपल ये लोकसभा का मैंने कोरम लिया, तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, पहले स्पीकर कौन थे जल्दी से बताओ कमेंट में। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो वो हाउस को एडजॉर्न कर देंगे। तो ये होता है उसमें। और इसी में ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 100 में, ये तो मैं क्लॉज 3 बता रहा हूँ इसमें कोरम का, ठीक है। क्लॉज नंबर 1 में तो वोटिंग के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर वोटिंग किस तरह से होगी, बस आपको इतना याद करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, 1 सेकंड रुको, जल्दी से इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो अभी यहाँ पर आते हैं, आर्टिकल नंबर 100 हो गया, 101 पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वैकेशन ऑफ सीट। अब अगर यही स्टेट लेजिस्लेचर का पूछ लेगा वैकेशन ऑफ सीट, तो सिर्फ 89 ऐड कर देना है आपको, ठीक है, वैकेशन ऑफ सीट्स। देन 102 मतलब किस केस में वैकेट होगी सीट, तो किस केस में, अगर मान लो कि आप लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर बन गए, तो आप बताओगे एक टाइम स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में कि आप लोकसभा की मेंबरशिप लेना चाहोगे या राज्यसभा की मेंबरशिप लेना चाहोगे, नहीं तो फिर आपकी राज्यसभा वाली चली जाएगी। अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए और स्टेट लेजिस्लेचर के, तो बताना होगा, नहीं तो पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी। तो ये सब है, डुअल मेंबरशिप नहीं होल्ड कर सकते हैं। 102 में डिस्क्वालिफिकेशन है कि इन ग्राउंड में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, अनसाउंड माइंड के यानी पगला गए हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है यानी कि पैसा नहीं भर पा रहे, नीरव मोदी जैसा, विजय माल्या जैसा, तब तो ये इसमें ग्राउंड लिखे हुए हैं। और इसमें वो भी लिखा हुआ है कि जो डिफेक्शन के ग्राउंड पे भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। डिफेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कौन सा शेड्यूल आता है, तो शेड्यूल नंबर 10 आता है, जिसको कि हम किस अमेंडमेंट से ऐड किए थे, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ऐड किए थे। कि डिफेक्शन का मतलब होता है, देखो मैं समझा ही देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई एक MP MLA पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाए, जिस पार्टी से चुनाव लड़ के आया है वो, ठीक है, सीट से जो जीत के आया वो छोड़ के दूसरी में चला जाए, डिफेक्शन लग जाएगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, इंडिपेंडेंट का मतलब है निर्दलीय था, वो लोग BJP से भी नहीं था, कांग्रेस किसी पार्टी से नहीं था, निर्दलीय था, ठीक है, और वो जीत के आया और उसने अगर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, डिफेक्शन लग जाएगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, नामित सदस्य है, प्रेसिडेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा, तो 6 महीने का आपके पास टाइम पीरियड है, आप 6 महीने के भीतर किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लो, 6 महीने के बाद करोगे तो डिफेक्शन लग जाएगा। एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, वो मर्जर का केस होता है। अगर 2/3 लोग एक पार्टी को छोड़ के दूसरी को ज्वाइन कर ले तो उसको मर्जर कंसिडर किया जाता है, इट इज एन एक्सेप्शन अंडर द डिफेक्शन प्रोविजन, ठीक है। तो ये आपका 102। अब आते हैं 103 पे। तो इसमें लिखा ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 103 छोड़ दो आप। 104 में भी आई थिंक उसमें पेनल्टी वगैरह होगी। सीधा आप आ जाओ इसमें, ठीक है, किसमें, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कैसी जीप लिपलपाई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो आर्टिकल नंबर 107, तो इसमें क्या है, इसमें है आपका ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल जो है वो किस तरह से पास होगा, ठीक है। तो क्या पूरा प्रोसीजर आई थिंक बताने की तो ज़रूरत नहीं है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है, ठीक है, आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। 108 में वही सब इसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लो डेडलॉक क्रिएट हो जाए तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन दिया हुआ है। जॉइंट सिटिंग हमने कहाँ से ली है, तो ये बड़ा आसान है याद करना, ऑस्ट्रेलिया, जिससे भी हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे हैं, ठीक है। तो एस से सिटिंग, जॉइंट सिटिंग, ट्रा से ट्रेड एंड कॉमर्स, और एल से लिस्ट मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ठीक है। तो आज तक 3 बार बुलाई गई है और डेडलॉक के सिचुएशन में बुलाई जाती है। डेडलॉक तब होता है जैसे एक हाउस ने दूसरे हाउस को बिल दिया, 6 महीने तक उसने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया, या फिर एक हाउस ने दूसरा हाउस को दिया और दूसरे हाउस ने मना कर दिया कि हम इसमें चेंजेस ये सब नहीं कर पाएंगे, मतलब ये सब नहीं हम पास करेंगे। तीसरा केस होता है किसने कुछ बोला कि ये चेंजेस कर लो और पहला हाउस मना कर रहा है, तो ये डेडलॉक होता है, ठीक है। देन आते हैं 107 हो गया, 108 हो गया, 109 उतना इंपॉर्टेंट नहीं, 110 पे आओ, ठीक है। 110 किसकी बात करता है, हाँ ठीक है, 110, एक सेकेंड, 109 भी कर ही लेते हैं थोड़ा सा। अगर 110 कर रहे हैं तो 109 भी ज़रूरी हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, धन विधेयक का पूरा जो प्रोसीजर है। 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ये होता है सरन मैम कि पहली बात तो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा के पास इसमें अमेंडिंग पावर नहीं होती है, अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं कर सकता धन विधेयक में, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। तो रिकमेंडेटरी पावर है, रिकमेंड किसको, लोकसभा को, कि भाई प्लीज़ देख लो यार इसमें चेंजेस कर लो, वो लोकसभा के ऊपर है, करे ना करे, ठीक। अगर कर दिया तो ठीक है, और ना किया तो ऐसे ही मान लीजिएगा जैसे लोकसभा ने पास किया था वैसे ही पास हो गया। और अगर मान लो कि रिएक्ट ही ना करे राज्यसभा, तो मैक्सिमम 14 दिन को इनको मोहलत दी जाती है। 14 दिन के अंदर अगर आप रिएक्ट कर लो तो कर लो, नहीं तो फिर मान लिया जाएगा कि जैसे लोकसभा ने पास किया था वैसे ही प्रेसिडेंट तक या पहुंच गया राष्ट्रपति तक।
ठीक। मनी बिल को लाने के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, और कौन ऑथराइज करता है किसी बिल को कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, ये लोकसभा का स्पीकर जो है वो करता है। 110 में डेफिनेशन लिखी हुई मनी बिल की पूरी तरह से इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं 111 में, ठीक है, 111 यानी 111 में। तो 111 में अगर बात करें तो है एसेंट टू बिल, यानी कि बिल पे सहमति। अब बिल पे सहमति कौन देता है? राष्ट्रपति देगा, ठीक है। बिल पे एसेंट प्रेसिडेंट देगा। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? तो प्रेसिडेंट हो सकता है कि यहाँ पर वीटो पावर, यानी कि विच इज़ अ नेगेटिव पावर, उसको यूज़ कर ले। नेगेटिव पावर का मतलब है कि एसेंट देना एक पॉजिटिव पावर है, एसेंट ना देना एक नेगेटिव पावर है, जिसको वीटो पावर बोलते हैं। इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वीटो की अगर बात करेंगे तो इसमें प्रेसिडेंट साफ साफ मना कर देता है, असेंट देने से, सहमति देने से, और रिजेक्ट कर देता है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है बिल को रिटर्न कर देना, ठीक है। मनी बिल के केस में जो है सस्पेंसिव वीटो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक। बिल को रिटर्न नहीं कर सकता प्रेसिडेंट मनी बिल को, क्यों? क्योंकि उसी के रिकमेंडेशन से लाया गया था इसलिए, ठीक है। तो फिर रिजेक्ट करने का मतलब क्या? पॉकेट वीटो का मतलब है क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट को कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी गई कि इतने टाइम में आपको रिएक्ट करना ही है, बिल में से देनी है, तो इसलिए वो क्या करता है, वो कभी कितने टाइम तक भी अपने पॉकेट में डाल के भूल सकता है उसको। जैसे कि ज्ञानी जैल सिंह भूल गए थे, ज्ञानी जैल सिंह भूल गए थे इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट जो बिल था, ठीक है। तो उस पर राजीव गांधी के टाइम पे पास हुआ था, तो इस पर इन्होंने असेंट नहीं दी थी, तब से वो बिल खत्म हो गया एकदम, ठीक है। कमेंट बताना ये इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल किस साल पास हुआ था, जिस साल इन्होंने अपनी असेंट नहीं दी थी, पॉकेट कर लिया था उस वीटो को, ठीक है। तो 110 तक 111 तक पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर मैं हटा दूँ क्या ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर अपने को थोड़ी जगह चाहिए, फ़कीर आदमी है जी, पेन उठा के कहीं पे निकल लेते हैं, ठीक है। तो तुम भी हट जाओ। तो 112 इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको प्यार से बजट बोल देते हैं, ठीक। इसमें दिया हुआ है। अब जो हमारा बजट होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो रेसीट होगा और एक एक्सपेंडिचर होगा। रेसीट का मतलब होता है इनकम, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे। खर्चे 2 तरह के होते हैं, एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। ये जो होता है ये नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ बजट होता है। नॉन वोटेबल मतलब इस पर वोटिंग नहीं हो सकती है, ये वोटेबल होता है। अब वोटेबल क्यों होता है? क्योंकि इससे सब लोगों की सैलरी निकलती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हो गया, प्रेसिडेंट, ये वाइस, आई एम रियली सॉरी, हाई कोर्ट के जजेस की नहीं, हाई कोर्ट के जजेस का पेंशन निकलता है इससे, सैलरी नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इन सब का जो सैलरी और पेंशन सब कुछ यहाँ से निकलता है, तो उसको कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए उनकी ऑफिस की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, सो दैट वो पार्शियल, बिना किसी पार्शियलिटी के से काम करें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से निकलता है। तो नॉन वोटेबल है, इस पर सिर्फ वोटिंग अलाउड होती है, और वो भी सिर्फ लोकसभा में। राज्यसभा सिर्फ डिस्कशन कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक। देन यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है 113 में कि किस तरह से पास होगा। 114 ध्यान रखना है कि इसमें आपका एप्रोप्रिएशन बिल है। कोई भी पैसा जो सरकार को निकालना है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से, वो बिना अप्रोप्रिएशन बिल के पास किए हुए नहीं निकाला जा सकता है, क्लियर है। और इस टाइम पे नो वोटिंग इज अलाउड ऑन अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल पे कोई वोटिंग अलाउड नहीं होती है। 115 और 116 में ध्यान रखना, इसमें ग्रांट्स दी हुई हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ग्रांट्स दी हुई हैं, ठीक। और हम क्या डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर? और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अगर बात करें, जो भारत का संचित क्या बोलेंगे, संचित निधि, ठीक है, आर्टिकल नंबर 266 है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी 266 है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया भी 266 है, आर्टिकल नंबर 266। और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं, आकस्मिक फंड, तो वो 267 में है। इससे पैसा निकालने के लिए, इसमें टैक्स वैक्स सबका पैसा आता है, ठीक है। तो इससे पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होती है, बिना पार्लियामेंट के परमिशन की जो ये ले रहे हैं, ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करके। पब्लिक अकाउंट ऑफ जो इंडिया है, ये एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है, तो इसमें पार्लियामेंट की हमें नहीं चाहिए सहमति, ठीक है। इसमें रेमिटेंस वगैरह सब आता है, जुडिशियल डिपॉजिट। और CFI कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इमरजेंसी फंड है, जो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, तो इससे भी पैसा आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस में हम ये समझ लेंगे, एंड आई अगेन रिपीट, कि आपको 89 ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करना है आपको 89? आपको 110 तक, आर्टिकल नंबर 110। जैसे मुझे अगर मनी, आर्टिकल 110 क्या बोलता है? डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है, ये बोलता है। अगर मैं पूछ लूँ डेफिनेशन ऑफ अ मनी बिल ऑफ अ स्टेट, राज्य की, पार्ट 6 की मैं बात कर दूँ, 89 ऐड करो, क्या मिल जाएगा? 199, खत्म, 199 उसकी बात करेगा। इसके बाद जब आर्टिकल स्टार्ट होगा, जैसे 112 से, आप 90 ऐड करना शुरू कर देना। उसके बाद से आपको कंटेम्प्रेरी जो स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आखिर में हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 123।
जो क्या है पार्ट 5 का चैप्टर 3 विच डील्स विथ ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये किससे डील करता है, ये ऑर्डिनेंस से डील करता है, यानी कि ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश बोलेंगे हिंदी में। तो जब भी सेशन ना हो, चल ना रहा हो, जैसे बजट, मानसून, विंटर सेशन होते हैं, ना सेशन में हो, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा या दोनों, तो प्रेसिडेंट को कुछ पावर दी गई है, लेजिस्लेटिव पावर दी गई है कि आप लॉ बना सकते हैं आर्टिकल 123 का यूज़ करके। जब या तो लोकसभा या तो राज्यसभा या दोनों अगर उसमें ना हो तो। और इसी तरह गवर्नर को पावर दी गई 213। अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, 90 ऐड करेंगे, क्योंकि हम 110 को क्रॉस कर चुके हैं 110 को, तो 90 ऐड कर दो। ठीक है, 213 मिलेगा। तो ये भी ऑर्डिनेंस की बात करेगा, लेकिन स्टेट वाले ऑर्डिनेंस की बात करेगा। स्टेट में कौन ऑर्डिनेंस ला सकता है, तो जैसे प्रेसिडेंट होता है सेंटर के लिए, वैसे स्टेट के लिए होता है गवर्नर। ये सब आपको पता ही होगा, इतना तो उम्मीद करता हूँ अभी आप मेंस देने जा रहे हैं तो। ठीक, तो ये हमने जल्दी जल्दी काफ़ी सारी चीज़ें जो है रिवाइज़ कर ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिटी एक तरह से हमारी ख़त्म होती है। अगर आपको किसी और जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी होती हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे फाइनेंस कमीशन नहीं होगा, तो एक छोटा सा लेक्चर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का भी डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद हमारी जो पॉलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम नया सब्जेक्ट पिक करने वाले हैं। आप बता दीजिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली शायद हम ज्योग्राफी करें। ठीक है, फिर भी आप बता देंगे ना कॉमेंट में। हिस्ट्री यार लास्ट में करेंगे, क्योंकि अभी आप में से काफ़ी लोग हैं जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेरे से 3.0 वाले बैच में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ऑलराइट, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अपकमिंग न्यू ईयर एडवांस में, थैंक यू।